बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है ओ लेवल्स का, सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। और हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में सेल वॉल को, और अब हम उससे आगे कुछ ऑर्गेनेलीज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, जिसमें यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले न्यूक्लियस। यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें डायग्राम में जो न्यूक्लियस है वो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है। लेकिन न्यूक्लियस में हमें पहले इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना होगा। न्यूक्लियस लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल है। सबसे पहली बात, किसी भी सेल में, वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, न्यूक्लियस लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, सबसे बड़ा साइज में है। बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स हैं उनमें तो न्यूक्लियस होता नहीं, और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि वायरसेस जो हैं वो तो ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। दे डोंट हैव एनी सेलुलर स्ट्रक्चर, दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो न्यूक्लियस जो है उसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर और एक इनर। जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, और उससे नीचे जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, उसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दोनों ही प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, न्यूक्लियर एनवेलप हो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। तो ये दोनों ना सिर्फ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है बल्कि न्यूक्लियस को एक खास शेप देती हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप, इन दोनों में सुराख हैं, पोर्स हैं, जिनका नाम है न्यूक्लियर पोर्स। और इन न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए बहुत सा मटेरियल न्यूक्लियस में तैयार होकर बाहर जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से बहुत सी चीज़ें, रॉ मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आता है। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियस जो है, जो लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, और कई जगहों पर न्यूक्लियस को लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द सेल। आखिर न्यूक्लियस में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस में ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जिसकी वजह से इसे कंट्रोलिंग अथॉरिटी हासिल है, ये कंट्रोलिंग सेंटर कहलाता है। तो सिंपल सी बात ये है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, सीपीयू। तो सीपीयू में बाहर जो एक कवर है, वो उसका खोल है, वो कवर है, वो प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में से हार्ड डिस्क निकाल कर मैं अपने पास ले जाऊं, तो यकीनन तमाम इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी। तो जो हार्ड डिस्क है और जो प्रोसेसर या मदरबोर्ड है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी कंप्यूटर के। इसी तरह न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, और इनका काम है ना सिर्फ हिफाजत करना बल्कि मटेरियल्स को इन एंड आउट करना। लेकिन एक्चुअली जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है जिसने इस न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाया है, उसका नाम है क्रोमेटिन मटेरियल। स्टूडेंट्स, ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? देखिए, क्रोमेटिन मटेरियल जो है, ये इर्रेगुलर शेप्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि बना हुआ है डीएनए और प्रोटीन का, और प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। तो डीएनए प्रो और प्रोटीन से बना हुआ ये स्ट्रक्चर, जिसे हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, ये ही एक्चुअली इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियस का। डीएनए करता क्या है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसका काम ये है कि इस डीएनए में ही वो तमाम इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जो उस सेल ने फंक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक आई का सेल है, तो इसके डीएनए में वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो देखने से ताल्लुक़ रखती है। अगर ये एक ज़ुबान का टेस्ट बड का सेल है, और उसका जो न्यूक्लियस है, उसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन एक्टिव है जिसका ताल्लुक चखने से है। इसी तरह नाक के सूंघने में, इस तरह हमारे लीवर, किडनी और हार्ट में जो सेल्स हैं, उनके जो न्यूक्लियस हैं, उनमें वही इंफॉर्मेशन वाला हिस्सा डीएनए का एक्टिव है, जिसका ताल्लुक उसके एक पर्टिकुलर फंक्शन से है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए ही असल में तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मगर कैसे करता है?
डीएनए में इंफॉर्मेशन है खास किस्म की प्रोटीन्स बनाने की। जी, जो प्रोटीन्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं अच्छी तरह कि गोश्त एक प्रोटीन है, हमारी स्किन प्रोटीन है, हमारे मसल्स प्रोटीन है, हमारा ब्लड प्रोटीन है, एंजाइम्स प्रोटीन है और एंजाइम्स तो हर सेल में हैं और एंजाइम्स के बगैर तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एंजाइम्स एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन और वो प्रोटीन कौन बनाता है? डीएनए। तो हमारा सेल मैक्सिमम प्रोटीन का बना हुआ है और डीएनए के पास वो इन्फॉर्मेशन है। फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं एंजाइम्स जो प्रोटीन है वो डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन है। हमारा पूरा जो जिस्म है, प्लांट्स की जो बॉडी है, मैक्सिमम इट इज़ प्रोटीन। तो डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटीन बनाने की है जिसकी मदद से वो सेल के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और यही क्रोमैटिन मटेरियल जो डीएनए प्रोटीन का बना हुआ है, जब सेल डिवाइड होने लगता है तो ये कंडेंस होकर एक खास शेप में आ जाता है और उस शेप को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और हर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद डेफिनेट होती है, मखसूस होती है, स्पेसिफिक होती है। जैसे कि ह्यूमन में 46 है। ह्यूमन के हर सेल में 46 क्रोमोसोम हैं और पेयर फॉर्म में होते हैं तो 23 पेयर्स बनते हैं। फ्रॉग में 26 हैं, ऑनियन में 16 हैं। तो हर स्पीशी में जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो फिक्स होती है और वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है। अब स्टूडेंट्स, जो क्रोमैटिन मटेरियल जो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है, इसी में तमाम इन्फॉर्मेशन है डीएनए की फॉर्म में और डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की। ये बात हमें समझ में आ गई है। और न्यूक्लियस का फंक्शन कंट्रोलिंग अथॉरिटी का इसलिए है कि इसके पास ही डीएनए की फॉर्म में हर तरह की प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन है। अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। हमें यहाँ पर भी नजर आ रहा है डायग्राम में। ये कंडेंस सर्कुलर डीएनए है और इसका काम होता है राइबोसोम्स को बनाना। और हमारी अगली ऑर्गेनेली जो है उसमें हम उसका जिक्र करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनेली को और वो है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लांट एनिमल सेल्स तमाम में ये ऑर्गेनेली मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस है। इसकी भी 2 मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन जो कि हमें स्मूथ नज़र आ रही है और एक इनर मेम्ब्रेन जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फोल्डिंग्स बनाए हुए है। इन फोल्डिंग्स का नाम है क्रिस्टे। और इस माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली के अंदर एक लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म की तरह, उसका नाम है मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर इंटरेस्टिंग बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका अपना डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसके अपने राइबोसोम्स हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके स्ट्रक्चर में, इस ऑर्गेनेली के अंदर डीएनए की मौजूदगी, राइबोसोम्स की मौजूदगी बताती है कि ये इंडिपेंडेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को इंस्ट्रक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं न्यूक्लियस से। माइटोकॉन्ड्रिया अपने तौर पर डिवाइड हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने तौर पर नए माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है और अपनी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स को ये खुद बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। जनाब, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को, प्रोटीन्स को ब्रेक करके एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और वो एनर्जी पूरे सेल को सप्लाई होती है। हमने इसको आगे पढ़ना है रेस्पिरेशन के चैप्टर में कि रेस्पिरेशन मीन्स C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत ज़्यादा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी पैदा होती है। जैसा कि हमारे बाइक में, हमारी गाड़ियों में कोई ना कोई फ्यूल डलता है, तो इंजन स्टार्ट होता है, एनर्जी बनती है, वो फ्यूल डीज़ल और पेट्रोल है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्यूल है वो ग्लूकोज़ है। ग्लूकोज़ बर्न होती है, कंबशन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है और विद ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो हीट एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाती है। अब एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को आप कंसीडर कर सकते हैं कि जिस तरह हमारे मोबाइल की बैटरियाँ होती हैं, उन बैटरियों में हम बिजली को महफूज़ कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और वो बिजली जो है बाद में इस्तेमाल होती रहती है, फिर वो खाली हो जाती है बैटरियाँ, फिर हम चार्ज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह एटीपी जो हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, इनमें हीट एनर्जी स्टोर हो जाती है ग्लूकोज़ के टूटने के बाद रेस्पिरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया में और फिर ये एनर्जी से भरे हुए एटीपी मॉलिक्यूल्स पूरे सेल के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, पूरे सेल के अंदर पहुँचते हैं और हर जगह एनर्जी जो है ये देते हैं और खाली होकर फिर वापस माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं, फिर चार्ज होते हैं और फिर चले जाते हैं।
तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है और बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है, प्लांट, एनिमल सेल तमाम में होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है अगली ऑर्गेनेली की तरफ आएँगे और वो ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट। पहली बात तो ये है कि क्लोरोप्लास्ट ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल्स। एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी दोनों मेम्ब्रेन जो हैं वो स्मूथ हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ थाली-नुमा स्ट्रक्चर्स हैं, प्लेटें हैं। उन थालियों का नाम है थैलाकॉइड। देखिए थाली से याद रखिएगा थैलाकॉइड, प्लेटें हैं। और उन प्लेटों के अंदर सब्ज रंग क्लोरोफिल भरा हुआ है। प्लेटों का पूरा जो एक सेट है, उस सेट को ग्रानम कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी साइटोप्लाज्म है, उसे स्ट्रोमा कहते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन कलर है ना, वो प्लेटों के अंदर है, थैलाकॉइड्स के अंदर है। और ये प्लेटें जिस लिक्विड के अंदर तैर रही हैं, जिस ट्रांसपेरेंट मटेरियल में तैर रही हैं, उसका नाम स्ट्रोमा है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर भी ये है कि क्लोरोप्लास्ट के पास भी उसका अपना ज़ाती डीएनए है, उसके पास भी अपने राइबोसोम्स हैं। इसका मतलब ये है कि क्लोरोप्लास्ट भी इंडिपेंडेंट है, क्लोरोप्लास्ट भी अपनी तरह के नए क्लोरोप्लास्ट बना सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ कि जो डीएनए यहाँ पर मौजूद है क्लोरोप्लास्ट के पास भी और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी, वो सर्कुलर डीएनए है सिमिलर टू बैक्टीरिया। जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है ना स्टूडेंट्स, वो न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए लीनियर डीएनए है। हमारा जो डीएनए है वो लीनियर डीएनए है और जो बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए वो सर्कुलर डीएनए है। अब काम तो बहुत सिंपल है। सोलर एनर्जी सूरज से रेडिएशंस आती हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड में जो ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल, वो उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये इक्वेशन भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी फोटोसिंथेसिस की। CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12 O6 ग्लूकोज बनता है प्लस उसके साथ ऑक्सीजन बनती है। तो जनाब क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है यहाँ पर थैलाकॉइड में और ग्लूकोज बनती है और फिर ये ग्लूकोज पूरे प्लांट के सेल्स में ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो स्टूडेंट्स आज हमारी ऑर्गेनेलीज जो हमने डिस्कस की हैं, मैं नेक्स्ट लेसन में मज़ीद ऑर्गेनेलीज जैसे कि सेंट्रियोल है और वैक्यूल है और राइबोसोम है, उनको डिस्कस करूँगा, प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस को और बैक्टीरिया के सेल को जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है उसको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ रहिएगा ताकि हम इसको आगे मज़ीद कंटिन्यू करें और उसके बाद फर्दर जो वीडियोज़ हैं उनमें ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे विद इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। मैं आपको बताऊँगा कि कैम्ब्रिज में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं इस चैप्टर से और इस चैप्टर से रिलेवेंट क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में क्या-क्या हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, उसका तरीका क्या है, ये तमाम टेक्निक्स इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपका फीडबैक मुझे चाहिए, आप अपना फीडबैक मुझे मैसेजेस की सूरत में दे सकते हैं, कमेंट्स की सूरत में दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।